एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है यूपीएससी फाउंडेशन क्लासेस। तो आप आई थिंक आपने द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पार्ट 1 रिवाइज कर लिया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दोबारा जाके उसे रिवाइज कर सकते हो, सो दैट कि एक रिदम मेंटेन रहे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में, यानी कि इसके पार्ट 2 में, वो चलिए हम देख लेते हैं। वो रहेगा व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। क्योंकि इसके पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो हमने यही देखा था ना कि कैसे गोर्बाचेव आए और कैसे उन्होंने अपना डिसइंटीग्रेशन में उनका क्या रिफॉर्म करने का था, एंड देन रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर अब्रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट एंड ऑल। ये सब आपने पढ़ा था, है ना? ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हमको ये देखना है कि ऐसा हुआ क्यों, वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। तो उसके पीछे कुछ रीजंस रहे होंगे ना। तो ये सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड कैसे सडनली डिसइंटीग्रेट हो गया? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता क्या? आता होगा। तो ये है कि देर आर यूनिक फीचर्स ऑफ सोवियत कोलैप्स, जो कि आपको यहाँ दिख रहे होंगे। देर में बी मोर जनरल लेसन्स। तो नो डाउट सबसे पहला जो रीज़न है वो है इंटरनल वीकनेसेस का, जो कि सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फेल कर गए थे। वो पीपल की एस्पिरेशन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, एंड कहीं ना कहीं वही रिस्पॉन्सिबल हैं कोलैप्स के लिए। द सेकेंड वन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, यानी कि ये जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है हमारी, वो है आपका सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेज एंड लार्ज सेक्शन जो सोवियत सोसाइटी का था दैट बिगिन टू डाउट एंड क्वेश्चन द सिस्टम। उन्होंने डाउट करना स्टार्ट कर दिया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। तो अगर हम ये सोचें कि व्हाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक, और कैसे इकोनॉमी इतनी स्टैग्नेट कर गई, तो आंसर देखिए क्लियर हो जाएगा कि जो सोवियत इकोनॉमी थी वो उसने बहुत सारे रिसोर्सेज अपने ऑलरेडी यूज़ कर लिए थे ताकि न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल को मेंटेन कर सके। एंड जो डेवलपमेंट था ना सैटेलाइट स्टेट्स का ईस्टर्न यूरोप में, क्योंकि आपको पता होगा ना वेस्टर्न वाला पार्ट तो भाई यूएस के पास था, ईस्टर्न वाला इनके पास था। एंड विद इन द सोवियत सिस्टम 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी थे। तो इससे क्या हुआ ना, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता चला गया, क्योंकि सारा यूज़ तो इन्होंने न्यूक्लियर सिस्टम को मेंटेन करने में लगा दिया। तो इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता चला गया, तो सिस्टम उससे कोप अप नहीं कर पाया। और उसी समय जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे दे बिकेम मोर नॉलेजेबल। उनको वेस्ट के इकोनॉमिक एडवांस के बारे में पता चल गया था, तो उनको लगा भैया ईस्ट में बचा क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तो डिस्पैरिटी दिख रही है सिस्टम के बीच की एंड सिस्टम ऑफ द वेस्ट। उसके बाद अचानक से क्या होता है कि आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टोल्ड दैट सोवियत सिस्टम वाज बेटर देन वेस्टर्न कैपिटलिज्म, एंड रियलिटी कुछ और ही जा रही थी, क्योंकि बैकवर्डनेस इनके में बढ़ती चली जा रही थी। एक साइकोलॉजिकल सा शॉक लग रहा था। इवन जो सोवियत यूनियन था हैड बिकम स्टैग्नेंट, और स्टैग्नेंट वो 2 जगहों पे हुआ, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा पॉलिटिकल सेंस में भी। सोचो, कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत यूनियन फॉर ओवर 70 ईयर्स, वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं बची थी। तो लोगों को तो भाई अकाउंटेबिलिटी चाहिए ना, आप जो भी चीज़ करोगे उसकी अकाउंटेबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी। ऑर्डिनरी लोग थोड़े थोड़े दूर होते चले जा रहे थे, एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन था काफ़ी स्लो था, काफ़ी स्टिफलिंग सा था। ओके, करप्शन लगातार बढ़ रहा था, और सिस्टम की स्टेबिलिटी कह रही हूँ, इनेबिलिटी देखो कि अपने मिस्टेक्स को वो सुधार भी नहीं पा रहे थे, इवन ओपननेस से भी बच रहे थे। सोचो ये सारी चीज़ें जो है, सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी का वास्ट लैंड में था। अब सेंट्रलाइजेशन रहेगा तो एक ही के पास तो अथॉरिटी है, जो बीच में जा रही है अथॉरिटी सेंटर के पास होना मतलब। तो वर्स देखो और क्या हो गया कि पार्टी ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो ज़्यादा प्रिविलेज पाने लगे दैन योर ऑर्डिनरी सिटीजन। और हमको पता है कि कोई भी देश ऑर्डिनरी सिटीजन से ही चलता है ना। तो इवन पीपल डिडंट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम, वो मतलब सिस्टम पहचान ही नहीं पा रहे थे, वो रूलर्स को पहचान ही नहीं पा रहे थे। इवन गवर्नमेंट लगातार बैक हो रही थी। गोर्बाचेव का ये रिफॉर्म प्रॉमिस कर रहा था टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स।
उन्होंने प्रॉमिस कर रखा था इकोनॉमी से कि वो भैया वेस्ट के साथ कैचअप कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो इतना लूज जा रहा है वो उसे सुधार देंगे, सोवियत यूनियन का कोलैप्स होने से बचा लेंगे, वो डायग्नोस कर लेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम, एंड उनका अटेम्प्ट भी रिफॉर्म्स की ओर था। तो अब आपको आंसर मिलेगा बेस्ट, जो कि हिस्टोरियंस के हिसाब से था। मोस्ट बेसिक आंसर ये था कि गोर्बाचेव जो थे उन्होंने भले ही इतनी सारी चीज़ें कह दी, बट ही कैरिड आउट हिज रिफॉर्म्स एंड लूजन द सिस्टम, मोशन फोर्स के साथ सेट कर रहे थे, एंड एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही जा रही थी। दे बिकम वर्चुअली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, वो क्योंकि उनके हाथ से ऑलरेडी निकल चुकी थी। अब देखो, जो सेक्शन सोवियत सोसाइटी का था विच फेल्ट दैट गोर्बाचेव शुड हैव मूव्ड फास्टर, कुछ लोगों को ये लग रहा था कि इनको और ज़्यादा तेज़ चलना चाहिए क्योंकि ये डिसअपॉइंट कर रहे हैं अपने मेथड से। समझ में आया? कुछ सेक्शन ऐसा था। दूसरा सेक्शन देखना, दूसरा सेक्शन जो कि स्पेशली आपके कम्युनिस्ट पार्टी का था, उनके हिसाब से ये लग रहा था कि गोर्बाचेव जो थे वो, मतलब ये ऑपोजिट व्यू की बात हम कर रहे हैं, उनके हिसाब से गोर्बाचेव बहुत तेज़ थे, उनको थोड़ा धीमे मूव करना चाहिए। तो ये एक तरह का टग ऑफ वॉर था, जो हम जनरली गेम्स में नहीं यूज़ करते, टग ऑफ वॉर गेम हम जो खेलते हैं, है ना। तो गोर्बाचेव एक तरह से सपोर्ट खो रहे थे, वो भी सारे साइड से, सभी साइड से। पब्लिक ओपिनियन डिवाइड हो चुकी थी। इवन दोज हु वर विथ हिम, जो उनके साथ थे भी, उनको भी अपना भविष्य कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा था। ही डिडंट एडिक्वेटली डिफेंड हिज ओन पॉलिसीज़, उसने पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी चला दी थी, बट वो अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। तो ऑल दिस माइट नॉट हैव लेड टू द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, but for another development that surprised most observers and indeed many insiders। तो अब कहीं ना कहीं राइज हो रहा था आपके नेशनलिज्म का, डिज़ायर जाग रही थी बहुत सारे रिपब्लिक्स के बीच में, और आई थिंक आपको उनके नाम याद आ गए होंगे, जैसे कि रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स में 3 हो गए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, देन यूक्रेन, जॉर्जिया। इन्होंने तो प्रूव ही कर दिया था कि फाइनल इमीडिएट कॉज जो था डिसइंटीग्रेशन का वो नेशनलिज्म है। अब देखिए यहाँ पे भी व्यूज़ थोड़े से डिफर करेंगे। एक व्यू ये कहेगा कि भाई मतलब फीलिंग्स वगैरह एट वर्क थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ सोवियत यूनियन, मतलब इनके हिसाब से ये व्हाट इफ ऑफ हिस्ट्री, बट श्योरली इट इज़ नॉट एन अनरीजनेबल व्यू दैट साइज और डाइवर्सिटी जो थी आपके सोवियत यूनियन की, एंड ग्रोइंग इंटरनल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें थी, साइज डाइवर्सिटी तो थी ही साथ इंटरनल प्रॉब्लम्स जो बढ़ रही थी सो अलग। तो ये चीज़ एक तरह से बहुत बड़ा एक, जिसको आप बोलते हो ना कि मतलब कुछ चीज़ तो ऐसी थी जो कि पीछे खींच रही थी इनको। स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन तो था ही, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अनविलिंगनेस भी थी इनकी ओपननेस को खोलने की। देन सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी की। देन जो पार्टी ब्यूरोक्रेट्स थे वो ज़्यादा प्रिविलेज पा रहे थे। ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन कॉन्सिक्वेंसेस पे बढ़ें उससे पहले आयरनिकली जो कोल्ड वॉर था, दैट नेशनलिस्ट अनरेस्ट वुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट। और नेशनलिस्ट अनरेस्ट कहाँ हुआ था? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। समझ रहे हो आप बात? यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बढ़ती चली जा रही थी। एक तरफ नेशनलिज्म का राइज होना, दूसरी तरफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बढ़ते जाना। तो ये रशिया, बाल्टिक एरियाज, यूक्रेन, जॉर्जिया वगैरह ये अलग दिशा में जा रहे थे। ये थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, बट जो सेंट्रल एशियंस थे वो काफ़ी एलिनेटेड फील कर रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि भैया हम तो बैकवर्ड होते जा रहे हैं। तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा था इनके साथ आने के लिए, और यही कहीं ना कहीं रीज़न हो गया डिसइंटीग्रेशन का। अब कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे ही ना, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो रिजल्ट तो कुछ निकल के आएगा। तो ये जो कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन का एंड सोशलिस्ट सिस्टम जो ईस्टर्न यूरोप में था, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला था, इट मेंट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशंस। ये तो आपको भी लग रहा होगा। तो आइडियोलॉजिकल जो डिस्प्यूट थी ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम, वो अब इशू नहीं था। ये जो डिस्प्यूट था, इट हैड इंगेज द मिलिट्री ऑफ 2 ब्लॉक्स। अब यही ट्रिगर कर रहा था मैसिव आर्म्स रेस को, एंड साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स के अक्यूमुलेशन को भी। तो इससे क्या हुआ? एग्जिस्टेंस हो गई आपकी मिलिट्री ब्लॉक्स की, और यहाँ पे कन्फ्रंटेशन एंड हुआ। ठीक है, एंड एंड टू दिस आर्म्स रेस 2।
इनको अब नई तरीके की पीस चाहिए थी, क्योंकि अब ये थक चुके थे एक तरह से, डिस्प्यूट वो तो बहुत बड़ा हो चुका था और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बढ़ती चली जा रही थी। सेकेंड था पावर रिलेशंस। पावर रिलेशंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज हो रहे थे, यस, इसीलिए मैंने ये ब्लॉक लेटर्स में कर दिया है, क्योंकि जो रिलेटिव इन्फ्लुएंस थी आइडियाज़ की, इंस्टीट्यूशंस की, वो भी चेंज हो रही थी। एंड ऑफ कोल्ड वॉर लेफ्ट ओनली टू पॉसिबिलिटीज, या तो सुपर पावर बन जाओ, डोमिनेट करो, या तो यूनिपोलर सिस्टम बना लो डिफरेंट कंट्रीज का, ठीक है। तो देयर बाय ब्रिंगिंग इन अ मल्टीपोलर सिस्टम वेयर नो वन पावर को डोमिनेट, तो दो तीन तरीके की चीज़ें हो रही थी। एज ए टर्न्ड आउट यूएस तो सोल सुपर पावर हो गया था, क्योंकि भैया यूएसएसआर तो निकल चुका था रेस से। बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ यूएस, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, अब वो डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन के आ गया था, क्योंकि अगर दो सुपर पावर हैं, एक निकल जाएगा तो ऑब्वियसली एक तो डोमिनेट कर ही जाएगा। एंड इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब तो पावरफुल एडवाइजर्स थे ही, और उन कंट्रीज़ के लिए जो स्पेशली कैपिटलिस्ट है उनके लिए तो बल्ले बल्ले थी। सो दे गेव देम लोन्स उनके ट्रांजिशंस के लिए कि भैया आप भी कैपिटलिज्म में आ जाओ। तो अब इस तरह से लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज होके आ रही थी और पॉलिटिकल लाइफ के लिए वो ही ज़रूरी हो रही थी। थर्ड कॉन्सिक्वेंस हुआ एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक, मतलब कि अब इमरजेंस हो रहे थे नई कंट्रीज़ के, क्योंकि जो कंट्रीज़ का समूह था अब वो टूट रहा था, तो नई नई कंट्रीज़ तो निकलना था। यही एस्पिरेशंस, चॉइसेस के साथ वो निकल के आ रही थी। इनमें कौन कौन थी? बाल्टिक, ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स, क्योंकि ये ज्वाइन करना चाह रहे थे यूरोपियन यूनियन को, एंड नाटो का पार्ट बनना चाह रहे थे। होप आपको नाटो याद होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, दे वांटेड टू टेक एडवांटेज टू देयर जियोग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत बढ़िया थी। उनको रशिया के साथ ही मज़ा आ रहा था अपने टाई बनाए रखने का, ठीक है। एंड ऑल्सो टू एस्टैब्लिश टाइज विद द वेस्ट, यूएस, चाइना, अदर्स, मतलब वो अलग अलग तरीके के गेम खेल रहे थे। तो इंटरनेशनल सिस्टम ने ये देखा कि कई नए प्लेयर्स आए हैं अब इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ के साथ, और अपनी आइडेंटिटी बनाने का बेसिक मतलब है इनका, ठीक है। तो अभी आज के लिए तो हम इतने पे ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको अभी इश्यूज समझने हैं। होप आपको समझ में आया हो कि हमने दो ही चीज़ आज डिस्कस की, इसीलिए कि एक तो हो गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों डिसइंटीग्रेशन आपके सामने आया, और दूसरा ये हुआ कि अगर डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके रिजल्ट्स क्या क्या आए। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि तीन ही रिजल्ट्स आए। एक तो कोल्ड वॉर का कन्फ्रंटेशन ख़त्म होना, दूसरा आपका पावर रिलेशंस जो थे वो चेंज होना, और तीसरा आपका सोवियत ब्लॉक ख़त्म होना, जिससे कि नई कंट्रीज़ का इमर्जेंस। तो अगर समझ में आ गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, सो दैट आपको नेक्स्ट लेसन्स भी आपके पास एज सच नोटिफिकेशन के फॉर्म में आए, और आप जहाँ पे भी हैं सेफ़ रहिए। थैंक यू सो मच।